ठीक। पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जी सर, तो सर ये पढ़ा है। क्या पढ़ा था? सर आपने सर इसको दिशा की दिशा और ये मैंने आपको पिछली क्लास में कारक वगैरह पढ़ाए थे। कारक क्या होता है, अकारक क्या होता है? कारक पढ़ाए थे। अकारक हो गया, तटस्थ कौन सा ग्रह होता है, योग कारक कौन होता है, बाधक कौन होता है? रुकिए, आपने जो एक सेकंड रुकिए। पिछली क्लास ये बताया था मैंने आपको, भावों में कारक, तटस्थ, योग कारक ग्रह, बाधक ग्रह, अकारक ग्रह। नहीं बताया था? कारक ग्रह का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ। कारक ग्रह का मतलब होता है कुंडली में कार्य करने वाले ग्रह। तो कारक आपने पढ़ा है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, ठीक है ना। मंगल जो चंद्रमा जो होता है माता का कारक होता है। मंगल जो होता है छोटे भाई बहन का कारक होता है। बुध जो होता है रिलेशन से मौसी का इन सब का कारक होता है। ज्ञान वाणी का कारक बुध होता है, ठीक है। बृहस्पति जो होता है ज्ञान का कारक होता है। और जो शुक्र होता है वो पत्नी का कारक होता है, धन का कारक होता है। शनि जो होता है सेवक का कारक होता है, नौकर चाकर का कारक होता है। और मेहनत कश लोगों का कारक होता है, ठीक है। राहु केतु जो होते हैं ये भी जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में, जो सैनिकों सेना के सेनापति और सैनिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो कारक होते हैं। तटस्थ ग्रह कौन क्या होता है? वो ग्रह जो सम होता है, ना अच्छा होता ना खराब, न्यूट्रल हो जाता है। तो चौथे भाव का जो स्वामी होता है वो तटस्थ होता है, ठीक है ना। चौथे घर का जो स्वामी होता है वो तटस्थ होता है, ठीक है। तो इनको चौथे और 10वें भाव से देखते हैं। योग कारक ग्रह आपको बताया ही मैंने, जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होगा वो क्या होगा? योग कारक होगा वो ग्रह। केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो स्वामी होगा ग्रह वो योग कारक होगा, ठीक है ना। वो ग्रह जो होगा योग कारक होगा। अब योग कारक के बाद कौन सा ग्रह आ जाता है? बाधक आ जाता है। बाधक मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर चर लग्न है तो 11वें भाव का स्वामी बाधक होगा, स्थिर लग्न है तो 9वें भाव का स्वामी बाधक होगा, और अगर दुष्भाव लग्न है तो 7वें भाव का स्वामी बाधक होगा। ये तो पता है ना ये आपको? ये पता है ना आपको? ओके। मारक क्या होता है? इसी तरह से एक मारक होता है। मारक क्या होता है? 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो मारक बोला जाता है, और दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो ग्रह मारक बोला जाता है, उनको मार्केश बोलते हैं। 7वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो कुंडली में मार्केश होता है। इसके बाद एक ग्रह होता है अकारक ग्रह होता है। अकारक ग्रह कौन सा होता है? कि जो वह ग्रह जो कोई कार्य नहीं करता है, जो लग्नेश का मित्र नहीं होता है, वो अकारक ग्रह होता है, शत्रुवत व्यवहार करता है वो। जैसे अब कुछ नोट्स में कुछ बिंदु हैं, जैसे क्या है
तीसरे 11वें भाव के स्वामी अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन यदि इन भावों में कोई ग्रह है तो वह अच्छा फल करेगा। ध्यान रखिएगा, तीसरे और 11वां भाव कौन सा होता है? ये इनको बोलते हैं त्रिशदाय, बोलते कि नहीं उधर? तीसरा, छठा और 11वां भाव का जो स्वामी होता जो भाव होता है, इनका जो स्वामी होता है वो अच्छा फल नहीं करता है, लेकिन त्रिशदाय भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो ग्रह अच्छा फल करता है। क्लियर है? तीसरे और 11वें भाव का जो स्वामी है वो स्वयं तो अच्छा फल नहीं करते हैं, परंतु तीसरे और 11वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो अच्छा फल करेगा। नेक्स्ट क्या है? वृष लग्न में शनि की 7.5 खराब नहीं जाती है। ये एक सूत्र है, क्यों खराब नहीं जाती है? वृष लग्न में शनि क्या होता 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 है? योग कारक होता है। नवे भाव का स्वामी होता है और 10वें भाव का स्वामी होता है। तो योग कारक शनि होता है। योग कारक होने के कारण से शनि की जो 7.5 जाती है वो खराब नहीं जाती है। ठीक है ना? क्लियर है? इसके बाद क्या है कि सबसे जो लग्न, जैसे केंद्र है, केंद्र के भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं। केंद्र के बाद जो होता है सेकेंड पोजीशन आती है 9th हाउस का। जो 9वां भाव होता है कुंडली का, उसका स्वामी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मतलब कुंडली में जो भाग्येश होता है वो अच्छा होता है, वो अच्छा फल करता है भाग्येश कुंडली का। इसके बाद क्या है? मिथुन लग्न में सूर्य के साथ बुध हो तो क्या बनता है? योग बनाते हैं। लग्नेश उधर मिथुन लग्नेश हो जाता है, सूर्य तीसरे भाव का स्वामी हो जाता है, दोनों एक साथ बैठते हैं। अगर बुध अस्त नहीं है तो वो बुधादित्य राजयोग बनाता है। बुधादित्य योग से मजा जानते हैं आप? सुना है आपने? बुधादित्य योग सुना है आपने कभी? हाँ, नहीं सुना है? जब कुंडली में बुध और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हों और बुध अस्त ना हो तो बुधादित्य राजयोग बनता है। इसमें जातक क्या होता है? जातक जो होता है अच्छी वाणी वाला होता है, नेतृत्व करता होता है। जातक जो होता है गणितीय कार्यों में दक्ष होता है। गणितीय कार्यों में जातक दक्ष होता है। ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा को मारक होने का दोष नहीं लगता है। जैसे अगर मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न में चंद्रमा क्या हो जाएगा? दूसरे भाव का स्वामी हो जाएगा। अगर आप मिथुन लग्न की कुंडली बनाओगे तो चंद्रमा क्या होगा? दूसरे भाव का स्वामी हो जाएगा। मैंने कहा दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी मारक होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को कभी मार्केश का दोष नहीं लगता है। मार्केश होने का दोष नहीं लगता है इनको। ठीक है ना? और क्या लिखा है? कर्क लग्न में 6ठे भाव का स्वामी होने पर 3-4 वर्ष बाद अच्छा कार्य करेगा। तो कर्क लग्न में 6ठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? बताइए। कर्क लग्न में 6ठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा?
बोलिए। गुरु, कर्क लग्न में छठे भाव का स्वामी गुरु होगा। तो जब गुरु की दशा महादशा आएगी तो क्या होगा, वो शुरू के 3-4 वर्ष अच्छा फल नहीं करेगा, उसके पश्चात वो अच्छा फल करेगा। एक तो कर्क लग्न में एक तो षष्ठेश हो जाएगा गुरु, और दूसरा कौन होगा, दूसरी राशि किस भाव में आएगी, षष्ठेश हो जाएगा। और क्या होगा, कर्क लग्न में गुरु षष्ठेश होगा और किस भाव का स्वामी होगा, हाँ भाग्येश होगा। इस कारण से जो भाग्येश होने के कारण से क्या होगा, इसके शुरू के 2-3 वर्ष थोड़ा सा 3-4 वर्ष स्ट्रगल में जाते हैं, उसके बाद अच्छा समय रहता है। दूसरा लिखा पॉइंट, लग्नेश एवं सप्तमेश एक साथ हो या पास हो तो 1 वर्ष में ही संतान हो जाएगी। इसका क्या मतलब होगा, लग्नेश और सप्तमेश अगर जो है साथ हैं तो जातक के विवाह के 1 वर्ष में ही संतान हो जाएगी। यदि किसी कारणवश नहीं होती है 1 वर्ष में तो आगे समस्याएं रहेंगी। क्लियर है? आपके यहाँ नेटवर्क सही आ नहीं रहा क्या आपके यहाँ? वैसे तो सही चलता है क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, नहीं अगर नेटवर्क अगर ना हो, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो मैं फिर क्लास में आपकी क्लास में परसों मंगलवार को ले लूँ फिर मैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में ना आए आपको तो फिर समझ में अगर ना आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। जब लगे कि नहीं आ रही तो आप बता दे, जब लगे कि नहीं आ रही तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना? हाँ, अभी लोग आगे बढ़ते हैं, जब लगे कि नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि छठे लग्न में, अरे यार एक सेकेंड, कहला छठी लग्न में शनि से पिंडलियों में दर्द हो। छठी लग्न का क्या मतलब होगा, छठी लग्न कौन सी होती है, कन्या लग्न। कन्या लग्न में शनि से पिंडलियों में दर्द होता है। तो कन्या लग्न में शनि किस भाव के स्वामी होंगे, हाँ शनि यहाँ पे कन्या लग्न में शनि जो होंगे पंचमेश होंगे और षष्ठेश होंगे ना, तो जातक की पिंडलियों में दर्द होगा। गुरु से को किसको पेट में दर्द होगा, पेट से रोग होंगे। शनि मंगल अगर छठे भाव में एक साथ बैठे हैं और तो शनि अपना फल मंगल को दे देंगे, समझ रही हैं, शनि का फल जो होगा मंगल के द्वारा मिलेगा। तो जातक के पैरों में बहुत तकलीफ होगा, सहनी दर्द होगा। इसी भाव से शनि जो होते हैं सबसे नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। छठे भाव में जो होते हैं शनि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए शनि का छठे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये देखिए कुछ कुंडलियाँ बनी हैं, ग्रह देखिए, हेडिंग पर ये कारक, तटस्थ, योग कारक, बाधक, मारक और अकारक, देख कितना सारा लिखा है। ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में कारक ग्रह जो होते हैं कौन है, सूर्य है, गुरु है और मंगल है। सूर्य का कहाँ का है,
मंगल तो स्वयं लग्नेश है, मेष लग्न में मंगल, मेष लग्न का स्वयं लग्नेश होता है मंगल, तो मंगल तो स्वयं है, साथ में पंचम और नवम भाव, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और जो गुरु है वो नवम भाव का स्वामी है। तो इस केस में क्या हो गया, गुरु जो सूर्य और मंगल तो कारक होंगे, ये मित्र हो जाएंगे लग्नेश के, तो ये कारक हो गए। और इसका मतलब ये लग्नेश पंचमेश और नवमेश त्रिकोण के जो स्वामी हो जाते हैं सदैव ये कारक होते हैं। इसके बाद तटस्थ ग्रह क्या होता है बताया आपको, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड होता है, चौथे भाव का जो स्वामी होता है वो आपका तटस्थ होता है। तो मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कौन होगा बताइए? चंद्रमा। तो चंद्रमा इस कुंडली में क्या होगा, तटस्थ हो जाएगा। योग कारक, इस कुंडली में कोई योग कारक ग्रह है, दिख रहा है आपको? योग कारक ग्रह दिख रहा है? योग कारक ग्रह क्या होता है? वो ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी हो, योग कारक कहा जाता है। तो मेष लग्न की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो? नहीं होता, कोई भी ग्रह नहीं होता है। तो योग कारक इस कुंडली में कोई नहीं होगा। बाधक कौन सा ग्रह होगा? बाधक इसमें शनि है सर। शनि। क्यों? चर लग्न की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी बाधक होता है ना। बाधक बाद अब मारक पे आ जाते हैं। मारक कौन सा ग्रह होगा इस कुंडली में? सूर्य। क्यों मारक होगा? क्योंकि सर ये मारक ग्रह कौन से मारक ग्रह होते हैं? मारक ग्रह कौन से होते हैं? दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी जो होता है वो मारक होता है। ध्यान रखिए हमेशा, दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मारक होता है। तो इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होगा वो, और सातवें घर का स्वामी शुक्र होगा वो, शुक्र इस कुंडली में मारक हो जाएगा, प्रबल मारक हो जाएगा। अब इस कुंडली में अकारक ग्रह कौन होगा? तीसरे और 11वें भाव का जो स्वामी होता है वो अकारक होता, तीसरे और 11वें भाव का स्वामी। तो बुध और शनि जो होगा यहाँ पे अकारक का काम करेगा। इस तरह से 12 कुंडलियां ये बनी हैं। सारी 12 कुंडलियां बनी हैं। इस तरह से हम लोग जो होते हैं कारक, एक कुंडली में कारक अकारक, मैंने ये आपको याद होगा एक दिन मैंने क्वेश्चन में आपको दिया था करने के लिए, होमवर्क में करने को दिया था ना कि 12 लग्न कुंडली बना के उसे मार्केस लिखिए, बाधक लिखिए, योग कारक लिखिए, इस तरीके से होता है। हाँ क्या योग कारक उस दिन तो अभी मैंने आपको बताया है, जो ग्रह लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है वो योग कारक होता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का जो स्वामी होता है वो योग कारक होता है। ये कुछ योग हैं कुंडलियों में।
जैसे लक्ष्मी योग, कुबेर योग, लक्ष्मी योग को ही कुबेर योग बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? यदि केंद्र व त्रिकोण में, यदि भाग्येश यदि केंद्र व त्रिकोण में अपने परम उच्च में हो और लग्नेश बहुत बलवान हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक बहुत सुंदर शरीर वाला, गुणी, राजा के समान जीवन जीने वाला, बहुत पुत्रों वाला, धनवान, ठीक है, धनवान, यशस्वी और कीर्तिमान होता है। तो ये लक्ष्मी योग होता है। क्या लक्ष्मी योग होता है? कि भाग्येश यदि केंद्र और त्रिकोण में अपने परम उच्च में हो, जैसे सपोज करो सूर्य अगर भाग्येश हो जाए, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, कितने डिग्री के? मेष राशि में केंद्र त्रिकोण में होकर के बैठ जाए, किसमें? 10 डिग्री के बैठ जाए, तो क्या परम उच्च हो जाएंगे। और लग्नेश जो होगा कुंडली का वो बहुत बलवान हो जाएगा है अगर, तो ये लक्ष्मी कुबेर योग बनता है। इसके बाद इसी में एक है, किसी भाव में यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हों तो वे सभी सुख भोग कर, जातक सभी सुख भोग करके क्या कर लेता है? संन्यास ले लेता है। 4 या 4 से अधिक अगर ग्रह बैठे हैं किसी भी भाव में तो ऐसा जाता है सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है, बाद में उन्हीं सुखों से उसको वैराग्य हो जाता है, तो वो संन्यास ले लेता है। इसके बाद देखो राजयोग। तो राजयोग क्या होता है? लग्न, नवम, दशम, चतुर्थ, पंचम, इस भावों के स्वामियों से यह योग बनते हैं। ये भावों के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो वह संबंध चाहे स्थान परिवर्तन का हो, राशि परिवर्तन का हो, युति हो, परंतु वो राजयोग होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राजयोग तभी फलीभूत होता है जब इनके स्वामियों का त्रिकोणीय संबंध बनता है। इसको जरा एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चतुर्थ पंचम इस भाव स्वामियों से होता है। इसका मतलब क्या है? लग्न, चतुर्थ और पंचम, नवम, दशम, मतलब सप्तम भाव को छोड़कर, सप्तम भाव जो मारक होता है, सप्तम भाव को इसे छोड़ करके केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं अगर वो आपस में योग बनाते हैं तो राजयोग बोला जाता है। योग कितने प्रकार के होते हैं? चाहे दृष्टि संबंध बने, चाहे स्थान परिवर्तन बने, या फिर वो क्या होगा एक साथ बैठे हो, तो वो राजयोग बोला जाता है। इसका क्लियर है? स्थान परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी कुंडली में, जैसे धनु लग्न कुंडली है, पंचमेश जो मंगल है वो 5th हाउस का स्वामी हो जाएगा, सूर्य जो होगा 9वें भाव का स्वामी हो जाएगा,
और जो आपका गुरु जो होगा 12वें भाव का स्वामी हो जाएगा, साथ में जो है गुरु आपका लग्न का भी स्वामी हो जाएगा, और बुध जो होगा 10वें भाव का स्वामी हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, चाहे ये एक दूसरे को देखें, चाहे एक साथ बैठ जाए या स्थान परिवर्तन कर ले, मतलब गुरु के आपके घर में मंगल बैठ जाए और मंगल के घर में गुरु बैठ जाए, तो ये हो जाता है राजयोग बोला जाता है, स्थान परिवर्तन राजयोग बोला जाता है इसको। इसके बाद क्या लिखा है, गुरु शनि अगर एक साथ बैठे हों तो अच्छा फल करते हैं, और मंगल गुरु की राशि में आधा फल करते हैं। मंगल अगर गुरु की राशि में बैठे हैं तो अपनी पूरी क्षमता से फल नहीं दे पाएंगे, आधा फल करेंगे वो। लिखा है केंद्र स्थानों को विष्णु का रूप बोला जाता है, विष्णु की संज्ञा दी गई है, और त्रिकोण स्थानों को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। इसीलिए जब केंद्र और त्रिकोण दोनों को बहुत सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कुंडली में, तो ये जो है बहुत अच्छा काम करते हैं सारे के सारे। लिखा यदि स्वयं धन भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में दोनों से संबंध बना ले तो जातक के पास अतुलित संपत्ति होगी, अतुल्य संपत्ति होगी। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामियों से जो है सेकेंड हाउस का धन भाव का स्वामी सेकेंड हाउस का स्वामी मिलकर के संबंध बना ले तो जातक के पास बहुत सारा धन होता है। ये क्या लिखा, लाभेश। लाभेश का क्या मतलब होता है, लाभेश जिस भाव में बैठते हैं, यदि चर लगने की कुंडली हो तो जो ग्रह एकादश भाव के हो उस भाव से संबंधित स्वामी से बाधा उत्पन्न करने के उपरांत लाभ प्रदान करते हैं। क्योंकि चर लगने की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी जो होता है वो बाधक होता है, तो जातक को क्या करेगा, कुछ शुरुआत में कुछ बाधाएं देगा, उसके पास जो होगा सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे बाधकेश का भी काम करेगा, बहुत जो है बाधकेश का भी काम करेगा। क्या लिखा है, यदि द्वितीय यदि लाभ भाव में बैठ जाए तो जातक अपनी वाणी से धन उपार्जित करता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसा जातक जो होता है अपने वाणी से, अपनी वाणी के द्वारा जातक अपनी लाभ प्राप्त करता है, कंसल्टेंट बन जाए, आचार्यत्व तो करने लगे, मतलब ऐसा काम जिसमें उसको वाणी अपनी यूज करनी पड़ रही है। यदि सप्तमेश लाभ भाव में बैठ जाए तो जातक की स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है तथा उसे सप्तम भाव से मतलब ससुराल पक्ष से बहुत धन प्राप्त होता है। तो सप्तम भाव का स्वामी वर्ष बैठ गया, सप्तम भाव का आएगा, पार्टनरशिप का शादी का है, तो शादी वाल से उस जातक को ससुराल से जो का लाभ मिलेगा, उसको उसकी उन्नति शादी के बाद बोला जाता होती है। यदि लग्ने से एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक बहुत कम उम्र से ही धन उपार्जित करना शुरू कर देता है। जातक अगर एकादश भाव में बैठ जाता है तो अगर लाभेश अगर लग्नेश अगर एकादश भाव में बैठ जाता है तो जातक छोटी उम्र से ही जो है पैसा कमाना शुरू करता है, पढ़ाई भी करता है, पैसा भी कमाता है। यदि पंचमेश लाभ स्थान में बैठ जाए तो जातक की पहली संतान के बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। क्या मतलब होगा, फिफ्थ हाउस का एक्टिवेट होगा जब जातक की संतान हो जाएगी। जब फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा तब जातक को लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा संतान होने के पश्चात। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एकादश भाव में बैठ जाए तो ये देखो कुछ कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनने के योग दिए गए हैं, पढ़िए जरा इसको।
और जिसकी प्रतिमा पहला क्या है, यदि नवमेश दसम भाव में हो और दशमेश नवम भाव में हो तो ये स्थान परिवर्तन राजयोग होता है। नवम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए और दसम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए तो ये योग बनता है। यदि नवमेश और दशमेश दोनों युद्ध करके नवम या दसम भाव में एक साथ बैठ जाएं, दोनों 9th हाउस का स्वामी 10th हाउस के स्वामी दोनों एक साथ बैठ जाए नवम या दसम में। यदि नवमांश कुंडली में नवमेश दसम भाव की राशि में बैठा हो और दशमेश नवम भाव की राशि में बैठा हो तो भी ये योग बनता है। उसी योग को वो उसमें नवमांश कुंडली में दिखा रहे हैं। तो ये होता है डिप्टी कलेक्टर बनाने का योग। इसके बाद है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है, यदि 6, 8, 12 के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक को मेहनत करने के पश्चात अपार सफलता प्राप्त होती है। इसमें शुभ भावों के स्वामियों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। शुभ भाव इसमें नहीं मिलने चाहिए। 6, 8, 12 भावों के स्वामी आपस में इधर उधर हो जाएं तो वो जो होता है विपरीत राजयोग होता है। मेहनत के पश्चात सफलता मिलती है। इसके बाद कुछ अन्य योग हैं, देखो ये मैं ये भेज दूंगा, आप पढ़िएगा इनको। एक सेकेंड रुकिए। अब ये क्या है, लग्न एवं नवमांश के कुछ फलित हैं। ये थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो, थोड़ा सा इसमें ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा पानी लाओ। हाँ ले आओ गिलास आना पड़ा थोड़ा सा। लग्न एवं नवमांश के फलित के सूत्र कुछ हैं। 2 शुभ भावों के स्वामी मतलब केंद्र या त्रिकोण के स्वामी स्थान परिवर्तन करें तो ये अत्यंत शुभ राजयोग होता है। 2 शुभ स्थानों के स्वामी अगर स्थान परिवर्तन करते हैं आपस में तो बहुत शुभ राजयोग बनता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, नवम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए और दसम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए तो ये राजयोग होता है एक तरीके का। क्या लिखा, एक शुभ और एक अशुभ भाव के स्वामी स्थान परिवर्तन करते हैं तो मध्यम प्रकार का राजयोग होता है। वो श्रेष्ठ था, ये मध्यम प्रकार का राजयोग है, एक शुभ और एक अशुभ। इसके बाद यदि 2 अशुभ भावों के स्वामी स्थान परिवर्तन करें तो अत्यंत संघर्ष के पश्चात जातक को सफलता मिलती है। क्योंकि खराब भावों के स्वामी राजयोग कर रहे हैं तो जातक को संघर्ष दिलाएंगे, जातक को संघर्ष दिलाएंगे तब जो है जातक उसमें कुछ होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्थान परिवर्तन राजयोग किस तरह के होते हैं। एक तो राशियों का स्थान परिवर्तन, दूसरा भाव परिवर्तन, तीसरा नक्षत्र का स्थान परिवर्तन। 3 प्रकार के होते हैं। राशि का स्थान परिवर्तन, एक राशि यहाँ से उठ के दूसरे चली गई, दूसरी उधर चली गई, ये स्थान परिवर्तन राशियों का बनता है जाके। भाव का क्या होता है कि एक भाव दूसरे भाव से वो करता है, भावों का बनता है। तीसरा क्या होता है, नक्षत्र का बनता है, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से संबंध बनाता है तो बनता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है। शत्रुओं के बीच स्थान परिवर्तन हो जाए तो जातक के शत्रु ग्रहों में शत्रुता समाप्त हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो जो होते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है,
ग्रह लग्न के से पहले पड़ने वाले अपनी राशि का जो फल होते अधिक करते हैं। जैसे जैसे अब देखो, जैसे कि आप जो है कोई भी राशि देख लें, जिसके दो राशियां हैं जिन ग्रहों की, जैसे सपोज करो कि हम लोग बुध की राशि देखते हैं, तो अगर उस किसकी बुध की अगर मेष लग्न है तो मेष लग्न में क्या होगा, लग्न के नजदीक कौन सी राशि आएगी बुध की? जी हाँ, मेष लग्न की कुंडली में बुध 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 की कौन सी राशि पहले पड़ेगी, लग्न के नजदीक पड़ेगी? मिथुन पहले पड़े और कन्या बाद में पड़ी। तो इस केस में क्या होगा, बुध जो होगा मिथुन राशि का फल बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है, अब पहले करता है। अब लिखा लग्न और मार्केश स्थान परिवर्तन करें तो जातक अपने आप ही खतरा मोल लेता है, स्वयं खतरा ले लेता है ये जातक। इसके बाद यदि दो या दो से अधिक ग्रह समान अंशों के होते हैं तो इन दो ग्रहों का अपने आगे नहीं किसी समान, तो इन दो ग्रहों का पारस्परिक सहयोग जो होता है, पारस्परिक सहयोग जो होता है ये सेम मिशन पे काम करते हैं, ये अपने आगे किसी को पनपने नहीं देते जब एक ही डिग्री के बैठ जाए। इसके बाद क्या है कि बुध जो है सूर्य से 28 डिग्री आगे या पीछे तक ज़्यादा जा सकते हैं। अगर 28 डिग्री के बाद 29 नहीं जाएंगे फिर वक्री हो जाएंगे। शुक्र इसी तरह 40 डिग्री से आगे या पीछे नहीं जाते, ज़्यादा नहीं जाते हैं। 40 डिग्री आते आते जो है ये वक्री हो जाएंगे। छठे भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठा हो तो सभी प्रतियोगिताओं में जीत दिलाता है वो, और छठे भाव में जो है का स्वामी अगर खराब भाव में बैठा हो तो जातक को वो सभी प्रतियोगिताओं में पीछे रखता है, वो फेल कराता है। तो क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है, अगर अच्छे भाव में बैठा छठे का स्वामी तो जातक को अच्छा करेगा। एक वो सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले देखिए योग हैं, वेशी योग है, वाशी योग है, ये कुछ योग हैं, उभयचारी योग है, बुधादित्य योग है, ये चंद्रमा से बनने वाले योग हैं। सुनफा है, अनफा है, दुर्धरा है, केमद्रुम है, ये सारे योग हैं सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले। ये गुरु से बनने वाले योग हैं, गज केसरी है, गुरु चंडाल है, चामर है, दैन्य है, भूखा मरने का योग है। ये बुध ये गुरु से बनते हैं। अब आप लोग एक कुंडली लेते हैं, मैं एक कुंडली शेयर करता हूँ। अब आप कुंडली में बताइएगा, मैं थोड़ा सा प्रिडिक्शन आपको सिखाता हूँ कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। एक कुंडली शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
ये देखिए कुंडली है, ये कुंडली देखिए किस लग्न की कुंडली है ये? कौन सी लग्न है जातक की? सिंह लग्न है। कौन सी लग्न है? कौन सी लग्न है? लग्न हाँ सर कुंभ लग्न की है सर। हाँ कुंभ लग्न के है। मैंने मुझे सिंह सुनाई पड़ा कि सिंह बोल रही हो। नहीं सर। हाँ सिंह जो है, सिंह जो है सप्तम भाव में राशि बैठी है, तो सप्तम भाव में सिंह राशि है। इसके जो लग्न है जातक की कुंभ लग्न है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ मुझे आप कि इसमें जो है कोई ग्रह योग कारक दिख रहा है आपको, बाधक कोई दिख रहा है? बाधक पहले योग कारक बताओ, योग कारक। योग कारक कोई ग्रह दिख रहा है योग कारक? योग कारक सर इसमें तो योग कारक तो नहीं दिख रहा सर। योग कारक की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है योग कारक? केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक हो। जी सर। हाँ, तो कोई ग्रह इसमें दिख रहा है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो? नहीं सर। नहीं दिख रहा? पक्का? हाँ सर पक्का नहीं दिख रहा है। देखिए दोनों केंद्र, दोनों त्रिकोणों को देखिए। एक त्रिकोण का स्वामी कौन है? एक त्रिकोण पंचम भाव का जो त्रिकोण है, पंचम भाव है, इसका स्वामी बुध है। तो बुध केंद्र में, बुध की राशि केंद्र में नहीं बैठी है, तो बुध को हटा देंगे। दूसरा त्रिकोण कौन सा? नवम भाव है। नवम भाव का स्वामी कौन है? कौन है? सर गुरु नवम भाव। नवम भाव, इस कुंडली में नवम भाव का स्वामी कौन है? इसमें सर नवम भाव सर शुक्र होगी नवम भाव के स्वामी। हाँ, नवम भाव के स्वामी शुक्र है। अब देखो नवम शुक्र की कोई दूसरी राशि केंद्र में पड़ रही है क्या? शुक्र की सर शुक्र की दूसरी, शुक्र की ये कौन सी राशि है? नवम भाव में कौन सी राशि है शुक्र की? सर दूसरी राशि तुला है सर। तुला तो इसमें है ही है। तुला तो है ही है इसमें, तुला तो आपने देखा ही है। तुला के बाद अब दूसरी राशि कौन सी बची शुक्र की? वृषभ सर। वृष बची, वृषभ। तो वृषभ राशि केंद्र में कहीं पड़ी है कि नहीं पड़ी? जी सर। किस भाव में केंद्र में है सर। किस भाव में है? चौथे भाव में है सर। चौथे भाव में है। तो मैंने योग कारक की क्या परिभाषा बताई थी आपको? त्रिकोण हो सर और केंद्र। हाँ, तो आ गया शुक्र भाव का स्वामी एक। हाँ, तो शुक्र हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। जी अब दिख गया। ये सर हमने मतलब उसमें ये सोचा कि जो उसमें लिखा हो तो ये होगा। नहीं, लिखने से मतलब नहीं होता है। भाव का स्वामी मतलब भावेश। भावेश कौन सा होता है? जो राशि पड़ी होगी।
जैसे आपने पहला त्रिकोण तो लग्न हो जाता, वो केंद्र हो जाता, त्रिकोण दोनों हो जाता, लेकिन उसको नहीं लेते हैं। दूर त्रिकोणों को शेष देखा करो आप। जैसे पंचम भाव को देखो, नवम भाव को देखो, तो पंचम भाव की राशि देखो, बुध की राशि देखो आगे आई। तो एक तो अब देखो बुध की राशि कहीं केंद्र में पड़ रही है, तो आपको पता है बुध की राशि केंद्र नहीं पड़, बुध की राशि जो है दूसरी कन्या राशि अष्टम भाव में पड़ रही, तो बुध तो नहीं होगा। अब दूसरे त्रिकोण में आ जाइए, तीसरे त्रिकोण में भाग्य भाव में आ जाइए, नवम भाव में। तो नवम भाव का जो स्वामी है कौन सा ग्रह है? शुक्र है। आप देखोगे शुक्र की दूसरी राशि केंद्र में पड़ रही है, तो आपने देखा हाँ शुक्र की दूसरी राशि जो वृष है वो चौथे भाव में पड़ रही, तो क्या हुआ? शुक्र जो है चौथे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी, दोनों के स्वामी। तो इसका मतलब जो शुक्र हो गए वो योग कारक है इस कुंडली में। आया समझ में? नहीं आया? जी सर। अच्छा, ये तो आपको योग कारक पता चल गया। अब इस कुंडली में बाधक कौन ग्रह है? बाधक कौन सा ग्रह है इस कुंडली में? बाधक। हाँ, बाधक ग्रह क्या होता है? जो सर मतलब कि ये चर राशि, स्थिर राशि। हाँ, ये कौन सी राशि है? ये सर है सर स्थिर राशि है सर। हाँ, लग्न जो है स्थिर राशि है ना? जी तो सर। स्थिर राशि की अगर लग्न है तो किस भाव का स्वामी बाधक होगा? नौवें भाव का सर हाँ, तो स्वामी। नौवें भाव का स्वामी कौन है? तुला सर। तुला। नौवें भाव में तुला राशि है, तो स्वामी कौन है? शुक्र होंगे सर। शुक्र होंगे, वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो होंगे योग कारक भी होंगे और शुक्र बाधक भी होंगे ना? अब ये सारा प्रोसेस आप अपने मन में किया करो। मैं आपसे अगर प्रश्न पूछता हूँ कि इस कुंडली में बाधक ग्रह कौन है, तो आपको मन में ही सोच लेना है कि जो कुंभ लग्न है ये स्थिर लग्न है, इसमें नवम भाव का स्वामी बाधक होगा। तो नवम भाव की राशि आपको देखनी है, नवम भाव में पड़ी तुला राशि, तो आपको मन में ही देखना है कि तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो आप मुझे केवल एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना है कि इस कुंडली में शुक्र ग्रह बाधक है। ठीक है ना? जी सर। इस कुंडली में मार्केश कौन है? मार्केश कौन है इस कुंडली में? मार्केश। मार्केश कौन है इस कुंडली में? सर मंगल। कैसे पता चला? सर तीसरे भाव, पंचम भाव। तीसरे पंचम किसने बताया? हमने तो कभी तीसरा पंचम नहीं बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मार्केश बताया था आपको कि दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी मार्केश होता है, बताया था। जी सर। जी सर। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। तो इस कुंडली में मार्केश कौन है? दूसरे भाव सर इसमें गुरु। हाँ, और शुक्र। शुक्र। शुक्र मार्केश भी हो जाएगा इस जी सर। कुंडली में। सर आपने बताया नवम भाव के स्वामी। नवम और कहाँ बताया मैंने? दूसरा और सातवां भाव, सप्तम भाव बताया। सप्तम भाव। जी सर। बताया ना सप्तम भाव। तो सर तो सूर्य हो जाएंगे सर। तो कसूर हो जाएगा। तो इस कुंडली में मार्केश दो ग्रह हैं, कौन कौन से? सूर्य और सर गुरु और हाँ, सूर्य। गुरु और सूर्य दोनों मार्केश हैं इस कुंडली में। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? जी। ठीक। अब आप मुझे बताओ इस कुंडली में त्रिशदाय भाव के स्वामी कौन कौन ग्रह हैं? त्रिशदाय भाव के स्वामी।
त्रिशिटाय भाव के। हाँ, पहले तो ये पता होना था त्रिशिटाय भाव होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं त्रिशिटाय भाव। त्रिशिटाय भाव सर बता रहे हैं। त्रिशडाय, त्रिशड आय। तीसरा सर, हाँ तीसरा तीसरा भाव हाँ और छठा भाव और दसवां। आय का, आय कौन सा भाव होता है, आय वाला भाव कौन सा होता है। नाम में छिपा रखा है त्रिशड आय। त्रि माने 3, षड माने 6, आय माने 11। 11वें भाव को आय भाव बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। जी सर। तो तीसरा, छठा और 11वां भाव इनके जो स्वामी होते हैं ये त्रिशडाय भाव के स्वामी होंगे। तो इस कुंडली में त्रिशडाय भाव के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। तीसरे मंगल, बस बोलते रहो। चंद्रमा हाँ, और गुरु। गुरु, मंगल, चंद्रमा और गुरु ये त्रिशडाय भाव के स्वामी है, ठीक है ना। अब है क्या इसमें देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, त्रिशडाय भाव के स्वामी अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन त्रिशडाय भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो अच्छा फल करते हैं। तो देखो इसमें 30 कुंडली में त्रिशडाय भाव में कोई ग्रह बैठे हैं क्या। जी सर। कौन कौन बैठे हैं। बुध, सूर्य, मंगल। हाँ, मंगल तो इटसेल्फ अपना खुद ही त्रिशडाय का स्वामी है। तो यहाँ पे बुध और सूर्य जो होंगे अच्छा फल करेंगे। भले ही यहाँ पे जो है सूर्य यहाँ पे सप्तमेश होकर के जो है यहाँ बैठे हैं, और बुध यहाँ पे अष्टमेश होके बैठे हैं। बुध अष्टमेश है कि नहीं है। बुध अष्टमेश है कि नहीं है। अष्टमेश। जी सर। अष्टम भाव के स्वामी है ना बुध यहाँ पे। जी सर। हाँ, तो अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन ये भले अष्टम भाव के स्वामी और ये सप्तम भाव के स्वामी है, लेकिन दोनों ये ग्रह यहाँ पे अच्छा फल करेंगे, ठीक है ना। अब इस कुंडली में बताइए दशमेश कौन सा ग्रह है। दशमेश धनु। हाँ, दशमेश सर है वृश्चिक। अरे मैं दशमेश मालिक पूछ रहा हूँ, दसम भाव की राशि नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका दसम भाव का स्वामी पूछ रहा हूँ। दशमेश का मतलब दसम भाव का स्वामी मंगल सर। हाँ, तो सीधे मंगल बोलो। छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, षष्ठेश कौन सा ग्रह है। चंद्रमा सर। चंद्रमा षष्ठेश है, ठीक है। द्वादशेश कौन सा ग्रह है। द्वादशेश कौन सा ग्रह है। शुक्र। शुक्र है द्वादशेश। नहीं सर, अच्छा द्वादश शनि सर। शनि, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ इस कुंडली में शनि किस भाव में बैठा है। शनि सर द्वितीय भाव में बैठे हैं सर। द्वितीय भाव की राशि किस ग्रह की राशि है।
द्वितीय भाव का मालिक कौन है? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति मालिक है। वेरी गुड। अब ये मुझे बताओ आप जो है कि शनि की जो दृष्टियां हैं ये किन किन भाव में पड़ रही हैं? इस कुंडली में शनि की दृष्टियां हैं किन किन भाव में पड़ रही हैं? सर 8वें भाव पे पड़ रही है सर। 8वें पड़े। और सर 10वें भाव पे। 10वें में पड़ रही है? नहीं सर, सॉरी, 11वें भाव पे। 11वें भाव पे। और शनि केवल 2 ही दृष्टियां होती हैं क्या? नहीं सर, 3 होती है, 3, 7 और हाँ, तो 10। और किस भाव में दृष्टि पड़ रही है? सर 4थे भाव में पड़ रही है। हाँ, तो आप सीधे बताओ, 4थे में, 8वें में और 11वें में पड़ रही है। ठीक है ना? राहु की दृष्टि किस किस भाव में पड़ रही है? राहु 6ठे भाव में सर पड़ रही है। और 8वें और 10वें भाव में। 6ठे, 8वें और 10वें में पड़ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्र की दृष्टि किस भाव में पड़ रही है? किसके सर? बुध की। शुक्र की शुक्र की सर पड़ रही है 8वें भाव। शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो 8वें भाव पड़ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस कुंडली में जो गुरु है, गुरु के आगे वाह लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? गुरु वक्री है सर। हाँ, गुरु यहाँ वक्री है। ठीक है ना? ठीक। जी सर। गुरु इस कुंडली में वक्री है। गुरु जो किस भाव में बैठा है? 7वें भाव में सर। 7वें भाव। कौन सी राशि, किस ग्रह की राशि में बैठा है? सिंह राशि में है सर। सिंह राशि में बैठा है। ठीक है। गुरु की दृष्टियां किन किन भाव में पड़ रही हैं? एकादश भाव। हाँ। और प्रथम भाव में पड़ रही है सर। हाँ, और तृतीय भाव में पड़ रही है। या तृतीय भाव, तीसरे भाव में पड़ रही है। मतलब पंचम में, प्रथम में और तृतीय भाव में पड़ रही है। 5वीं दृष्टि जो है, गुरु की 5वीं दृष्टि जो है एकादश भाव में जा रही है, 7वीं दृष्टि प्रथम भाव में जा रही है और 9वीं दृष्टि तृतीय भाव में जा रही है। जा रहे ना? जी सर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। क्या आया समझ में? यही कि शुक्र जो है कुंडली में योग कारक है। और बाधक भी है साथ में। बाधक भी है। जी सर। है ना बाधक? जी सर। ठीक। मार्केश कौन कौन है? मार्केश, शुक्र मार्केश है? नहीं सर। मार्केश सर बताइए। मारक भाव कौन कौन से होते हैं? बुध सर। बुध कहाँ से मारक हो गया?
दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी जो होता है मारक होता है, लिख लो। दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी दोनों मारक होते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश ये दोनों मारक होते हैं। क्लियर? जी सर। अब एक दूसरी कुंडली आपको भेज दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। ये देखिए कुंडली एक आई जी सर। ये कुंडली को एक कॉपी में बनाइए, उस इसमें योग कारक लिखिए, मारक लिखिए, या बता दो आप हमें, सीधे से लिखो मत, बताते रहो। इसमें कोई योग कारक है क्या इस कुंडली में? इस कुंडली में कोई ग्रह योग कारक है क्या? बता रहे सर। हाँ, जी सर, इसमें शनि है सर। शनि है। शनि योग कारक है। क्यों योग कारक है शनि? क्योंकि सर केंद्र भाव और सर त्रिकोण है। हाँ, मतलब चौथे और पांचवें दोनों भावों का स्वामी है ठीक है कि नहीं है? जी सर। अच्छा, इस कुंडली में मार्केश कौन है? मार्केश कौन है? मार्केश सर मंगल। हाँ, मंगल की दूसरा भाव और सातवें भाव का स्वामी। यहाँ पे मंगल जो होगा प्रबल मार्केश होगा। जब पिछली कुंडली में गुरु और सूर्य मंगल मार्केश थे, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे मंगल जो सातवें भाव का भी स्वामी है और दूसरे भाव, एक ही ग्रह दो दो भावों का स्वामी होकर मार्केश है, तो मंगल यहाँ पे जो होगा प्रबल मार्केश हो जाएगा, होगा ना? जी। तो यहाँ मंगल इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। अब बताओ इस कुंडली में त्रिशदाय भाव का स्वामी कौन से ग्रह हैं? गुरु और सर गुरु तीसरे भाव का भी स्वामी है गुरु। हाँ, छठे भाव का स्वामी गुरु है। हाँ, और सूर्य सर। सूर्य, गुरु सूर्य 11वें भाव का स्वामी है ना? तो यहाँ पे गुरु और सूर्य त्रिशदाय भाव के स्वामी हो गए। ठीक। इस कुंडली में भाग्येश कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह भाग्येश है? हाँ, भाग्येश। हाँ, बताइए भाग्येश। बताइए।
भाग्येश कौन सा ग्रह है? बता रहे सर। सर मंगल। क्यों? मंगल किस भाव का स्वामी है? सप्तम भाव में सर। भाग्य भाग कौन सा होता है? भाग्य भाव कौन सा होता है? किस्मत का भाग्य भाव। होता है सर। हाँ? किस्मत का जो भाव होता है कौन सा होता है? सर मुझे ही बता रहे। पंचम भाव सर। अरे किस्मत का भाव नवम भाव नहीं होता, नौवां भाव, नाइन्थ जी हाउस, सर। वो किस्मत का होता है, लक होता है, किस्मत होता है, भाग्य होता है। तो नाइन्थ हाउस का जो स्वामी होता है वो भाग्येश बोला जाता है। चंद्रमा सर। इसमें नाइन्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है इस कुंडली में। जी सर। नाइन्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है? नहीं, नहीं सर। तो फिर चंद्रमा आप क्यों बोल रहे हैं? बुध सर, बुध। बुध है, हाँ। नाइन्थ हाउस का स्वामी जो है बुध हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है इसमें? सूर्य सर। सूर्य, ठीक। और दूसरे भाव का स्वामी? नहीं, वो दूसरे भाव का स्वामी मंगल है सर। राशि कौन सी है दूसरे भाव में? वृश्चिक राशि है सर। हाँ, तो मंगल हो जाएंगे, ठीक। और पंचम भाव का स्वामी कौन ग्रह है? पंचम शनि सर। ये कुंभ राशि है सर, शनि हाँ, स्वामी। शनि हो जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर? जी। नहीं क्लियर? कुछ आया समझ में? नहीं आया? जी सर, आ गया समझ। आ गया? जी सर। अब सर उसमें वो लिखना पड़ेगा ना। ये आप एक 12 कुंडली बनाइएगा, सारी 12 भावों 12 राशियों की कुंडली बनाइएगा। उसमें योग कारक लिखिएगा, बाधक लिखिएगा, कारक लिखिएगा, कारक लिखिएगा, सब लिखिएगा उसमें, ठीक है? जब आप उसको लिखोगे, ठीक है ना? ठीक है। जी सर। आज थोड़ी सी क्लास में थोड़ा सा पहले उसको बाइंड अप कर रहा हूँ। थोड़ा सा आज मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर से आया हूँ, तो थोड़ा सा टायर्डनेस ज़्यादा है। ये मैं क्लास जो होगा मैं मंगलवार को क्लास में लूँगा इसकी, ठीक है ना? आगे क्लास, ठीक है ना? तो इसको आपके लिए होमवर्क है, आप यही करिएगा आप इसमें, ठीक है? जी सर। चलिए, ठीक, ओके, ठीक।